नमस्कार। खेती से जुड़ी नवीनतम जानकारियों को लेकर एक बार हम फिर हाजिर हुए हैं आपके ही अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि पौधों को संतुलित मात्रा में पानी देना बहुत आवश्यक होता है, न अधिक और न कम। इस प्रकार संतुलित मात्रा में उन तक पानी पहुंच सके, इस तकनीक को कहते हैं टपक सिंचाई या ड्रिप सिंचाई। इसके माध्यम से यदि आप सिंचाई करते हैं तो निश्चित तौर पर पौधे बहुत अच्छी तरह होते हैं और साथ ही आपकी खेती में उत्पादन भी अच्छा होता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समय हो चला है खबरें खेती और मंडी भाव का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। 1019 लाख हेक्टेयर में खरीफ बुवाई, ड्रिप की स्थापना कर पाए अधिक आय। धान की फसल में पौध संरक्षण उपाय करें। अरहर को फली छेदक कीट से बचाए। कद्दू वर्गीय सब्जियों की एंथ्रेक्नोज से सुरक्षा। देश भर में इस वर्ष अच्छे मानसून के चलते मौजूदा सत्र में खरीफ फसलों की बुवाई का रकबा 1019 लाख हेक्टेयर क्षेत्र हो चुका है। पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 973 लाख हेक्टेयर था। वहीं दालों का बुवाई क्षेत्र इस वर्ष 34% बढ़कर 139 लाख 42 हजार हेक्टेयर हो गया है। पिछले साल समान अवधि में दालों का बुवाई क्षेत्र 104 लाख हेक्टेयर था। सरकार को उम्मीद है कि इस साल फसल वर्ष जुलाई-जून में दालों का उत्पादन बढ़कर 2 करोड़ टन रहेगा, जो पिछले साल 1 करोड़ 65 लाख टन रहा था। समस्त दाने की फसलों की खेती करने वाले किसान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तथा माइक्रो इरिगेशन योजना के अंतर्गत ड्रिप स्प्रिंकलर की स्थापना कराकर कम से कम उत्पादन लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन लेकर आय प्राप्त कर सकते हैं। सहायक संचालक उद्यानिकी भोपाल ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत हितग्राही का चयन विकास खंडवार ऑनलाइन के आवेदन के क्रमानुसार प्रथम पाव के आधार पर किया जाएगा। उद्यानिकी फसलों की व्यावसायिक खेती करने वाले कृषक ड्रिप की स्थापना कराकर अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत किसानों को पहले आओ पहले पाव के आधार पर लाभान्वित किया जाएगा। किसान भाइयों से अतिशीघ्र ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की गई है। मध्य प्रदेश जल्द ही देश का ऐसा दूसरा राज्य बनने वाला है जहां एक वर्ष में एक गाय से उन्नत नस्ल के तकरीबन 60 बच्चे उत्पन्न किए जा सकेंगे। पशुपालन मंत्री अंतर सिंह आर्य ने केंद्रीय वीर्य संस्थान भोपाल में 2 करोड़ की लागत से स्थापित होने वाली इस निर्माणाधीन विश्व स्तरीय भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक प्रयोगशाला का अवलोकन किया। संभवतः आगामी अक्टूबर से यह अत्याधुनिक लैब काम करना आरंभ कर देगी। देश की इस तरह की पहली लैब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड करनाल में है। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए भ्रमण के दौरान धान के खेतों में रोग व कीट आने की संभावना देखी गई है, जिसमें विशेषकर कीटों में तना छेदक, पत्ती छेदक, भूरे फुदके एवं कुछ स्थानों पर नीमिटोड व रेडवर्म भी देखे गए हैं, जिसके उपचार हेतु कृषक भाई कार्बोफ्यूरान 3% CG 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से या करटाप हाइड्रोक्लोराइड 4% दानेदार 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। फली छेदक कीट अरहर की फलियों, फूलों एवं पत्तियों को क्षतिग्रस्त करता है। इसके प्रबंधन के लिए डाइमिथोएट या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL को 3 मिली प्रति 10 लीटर पानी या फिनवेल रेट 20 EC 1 मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करना चाहिए। NPV विषाणु 250 LE फली छेदक गिडार समतुल्य प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करने से फली छेदक कीट से अरहर को बचाया जा सकता है। कद्दू वर्गीय सब्जियों में एंथ्रेक्नोज एक कवक जनित रोग है। इस रोग का प्रभाव लौकी, खीरा, चचौड़ा पर अधिक तथा कद्दू व करेला पर कम होता है। इस रोग की प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों की शिराओं से भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, जो कि कोणे अथवा गोलाकार होते हैं। धब्बों के बढ़ने पर समूची पत्ती धब्बे युक्त होकर झुलस जाती है। यह रोग मृदा जनित एवं बीज जनित दोनों प्रकार का होता है। अधिक नमी इस रोग को बढ़ावा देती है। इस रोग के प्रबंधन के लिए खेत की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई आवश्यक है। फसल की कटाई के उपरांत फसल अवशेष को जलाकर नष्ट करें। 2 या 3 वर्ष का फसल चक्र अपनाएं। बीज की बुवाई से पूर्व बेविस्टीन से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के अनुसार बीजोपचार करें। खड़ी फसल में रोग के लक्षण दिखने पर मेंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर या जिनेब
डाइथेन जेड 78 2.5 ग्राम प्रति लीटर या ब्लाइटोक्स 2 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव 7 से 10 दिन के अंतर पर अदल बदल कर 2 से 3 बार करना लाभप्रद होता है। और अब आप नजर डालिए आज के मंडी भाव पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सबसे पहले मसूर के प्रति क्विंटल भाव। अशोकनगर में न्यूनतम 4,702 रुपए और अधिकतम 5,200 रुपए। बीना में न्यूनतम 4,500 रुपए और अधिकतम 5,300 रुपए। सतना में न्यूनतम 4,500 रुपए और अधिकतम 5,450 रुपए और मंदसौर में 4,400 रुपए और अधिकतम 5,150 रुपए। इसके बाद जानते हैं सरसों के प्रति क्विंटल भाव। अशोकनगर में न्यूनतम 3,700 रुपए और अधिकतम 4,130 रुपए। टीकमगढ़ में न्यूनतम 3,725 रुपए और अधिकतम 3,825 रुपए। राजनगर में न्यूनतम 3,900 रुपए और अधिकतम 4,100 रुपए और गंजबासौदा में न्यूनतम 3,710 रुपए और अधिकतम 3,871 रुपए। अंत में जानते हैं धान के प्रति क्विंटल भाव। बिछिया में न्यूनतम 1,475 रुपए और अधिकतम भी 1,475 रुपए। कटनी में न्यूनतम 1,101 रुपए और अधिकतम 1,550 रुपए। गोरखपुर मंडी में न्यूनतम 1,426 रुपए और अधिकतम भी 1,426 रुपए और शाहपुरा मंडी में 1,725 रुपए और अधिकतम 1,725 रुपए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:20 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आपने अभी देखा खबरें खेती और मंडी भाव। ये जानकारियां तो आपने ले ली, लेकिन अब समय हो चला है टपक सिंचाई के बारे में जानकारी का। तो चलिए इसी विषय पर हम संपूर्ण जानकारी लेते हैं हमारी विशेषज्ञ अर्पणा वाजपेयी से। एक होता है उसका साप्ताहिक कैसे करना है, उसको मासिक तरीके से किस प्रकार से रखरखाव करना है और उसकी सालाना देखभाल किस प्रकार से करनी है। तो जब हम प्रतिदिन की बात करें तो जब हम प्रतिदिन किसान भाइयों, आपका सिस्टम लगा हुआ है, आपको एक बार जो आपकी लेटरल लाइन फसल के पास बिछी हुई है, आपको उसके पास चलना चाहिए और देखना चाहिए कहीं से भी पानी लीकेज तो नहीं हो रहा है। यदि ऐसी कंडीशन है तो आपको तुरंत उसकी मरम्मत करनी चाहिए। फिर बात आती है साप्ताहिक की, आपको इसका साप्ताहिक क्या क्या रखरखाव करना चाहिए। तो आपको हर सप्ताह फिल्टर की देखभाल करनी चाहिए, क्या इसमें चोक तो नहीं हुआ है। हमारे आप यहाँ देख सकते हैं प्रेशर गेज लगा हुआ है, इसके इनलेट में प्रेशर गेज लगा हुआ है। उसके इनलेट और आउटलेट में होने वाले प्रेशर के अंतर के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमको फ़िल्टर को कब साफ़ करना है। उसके बाद बात आती है उसके मंथली, मासिक हम उसकी क्या देख रेख करें।
तो मासिक देख रेख में आती है उसके हेड यूनिट की देख रेख। जो हमारे यहाँ वॉल्व लगे हुए हैं, नॉन रिटर्न वॉल्व है, एयर रिलीज वॉल्व है, इसको प्रॉपर खोल के इसकी स्प्रिंग और जो डायफ्राम वगैरह लगा हुआ है इसको ठीक करते हैं कि किसी प्रकार से कहीं रबड़ कट तो नहीं गई है, उसकी जानकारी लेते हैं। उसके बाद जो भी हमारी फील्ड में लगी हुई मेन लाइन है, उप मुख्य लाइन है, सब मेन लाइन है, लेटरल लाइन है, इन सब चीज़ों की हम फ्लशिंग करते हैं। फ्लशिंग करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि हमारी मुख्य लाइन और उप मुख्य लाइन ज़मीन के अंदर लगी होती हैं। ज़मीन के अंदर लगी होने के कारण जो भी नुकीले पत्थर होते हैं, पुरानी जड़ें होती हैं और हमारी जो कृषि मशीनरियों का उपयोग होता है उसकी वजह से हमारी पाइपलाइन टूट जाती है, पर उसका पता हमको तुरंत नहीं चल पाता है। कुछ समय बाद जब ज़मीन ऊपर गीली दिखाई देती है उससे पता चलता है कि नीचे की जो पाइपलाइन है वो फूट गई है। तो उसको भी यदि हमको दिखाई देती है तो हमको उसकी मरम्मत करनी चाहिए। फिर बात आती है कि हमको सालाना इसमें क्या देख रेख करनी चाहिए। सालाना देख रेख में जो हमारी पंप लगी हुई है, पंप के पास जो भी सॉकेट हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, जो भी वायर हैं, उसको चेक करना चाहिए कि कहीं से कोई वायर सॉकेट तो नहीं है, और जो भी कंपोनेंट इसका ख़राब हो गया है उसको हमको चेंज करना चाहिए। फिर किसान भाइयों, मेन बात आती है फ़िल्टर, क्योंकि फ़िल्टर को हम ड्रिप सिस्टम का हृदय बोलते हैं। सबसे ज़्यादा यदि हम इसको साफ़ सुथरा रखेंगे तो हमारा सिस्टम सही चलेगा। विभिन्न प्रकार के वाटर स्रोत होते हैं, जैसे हो गया तालाब, कुआं, ट्यूबवेल, और भी इससे गंदे गंदे वाटर सोर्स होते हैं जहाँ से हमारा पानी आता है। पानी की गंदगी के हिसाब से हम फ़िल्टर का चयन करते हैं। सबसे पहली बात आती है हमारे प्राथमिक फ़िल्टर की। किसान भाइयों, प्राथमिक फ़िल्टर में दो प्रकार के फ़िल्टर होते हैं। पहला होता है ग्रेवल फ़िल्टर, जिसको हम सैंड और मीडिया फ़िल्टर भी कहते हैं। इस फ़िल्टर में किसान भाइयों 2/3 भाग में सिलिका सैंड भरी होती है। सिलिका सैंड मैं आपको दिखाती हूँ। इस प्रकार की सिलिका सैंड होती है, आप देख सकते हैं। ये एक नुकीली प्रकार की सैंड होती है। जब आप इसको हाथ में लेकर छोड़ते हैं तो आपके हाथ में गड़ने का निशान बन जाता है, और ये जो गड़ने का निशान बनता है, इसका जो नुकीलापन होता है, ये पानी को छानने का काम करता है। किसान भाइयों, सामान्यतः ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में पानी ऊपर से जाता है और साफ़ पानी हमारा नीचे से बाहर निकलता है। पर जब हम इसकी सफाई करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बैक फ्लशिंग प्रोसेस, बैक फ्लशिंग प्रोसेस का मतलब होता है पानी को उल्टी दिशा में बहाना। सामान्य प्रोसेस में पानी हमारा यहाँ से आता है, छनता है और साफ पानी हमारा द्वितीयक फिल्टर पे आता है। पर उल्टी प्रोसेस में क्या होता है, हम इनलेट वॉल्व को बंद कर देते हैं, तो पानी हमारा नीचे से आता है और इसके नीचे से ऊपर की ओर धक्का देता है। जब ऊपर की ओर धक्का देता है तो रेत के ऊपर जमे हुए जो भी कचरा है, सड़ी हुई पत्ती, मरे हुए जीव जंतु, जिसको हम काई बोलते हैं, जो हरी हरी काई जम जाती है, वो सब रेत के ऊपर जमा होती है, वो ऊपर उठ के यहाँ से बाहर निकल जाती है और इस प्रकार से हमारा फिल्टर साफ़ हो जाता है। फिर हम बात करते हैं किसान भाइयों प्राथमिक फ़िल्टर में दूसरे फ़िल्टर की, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर। हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर हमारे पास मौजूद नहीं है। मैं आपको इस कागज़ की मदद से समझाना चाहूँगी, इस चित्र की सहायता से। ये आप देख रहे हैं हमारा हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर है। ये हमारा हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर है। ये हमारा उल्टे शंकु आकार का फ़िल्टर होता है। इसका उपयोग हम जो पानी में घुलनशील रेत होती है उसको दूर करने के लिए करते हैं। किसान भाइयों, नॉर्मल तौर पे पानी हमारा यहाँ से जाता है और साफ़ पानी हमारा यहाँ से प्रवेश करता है और साफ़ पानी हमारे यहाँ से बाहर निकल जाता है। पर जब हम फ़िल्टर की सफाई की बात करते हैं तो हमारा पानी यहाँ से अंदर घुसता है। चूँकि इसका शंकु आकार होने के कारण पानी गोल गोल घूमता है। इसके आकार के कारण पानी को गति मिलती है और रेत के भारी कण इसकी तली से चिपक के इस टंकी पे एकत्रित हो जाते हैं, जिसको रेत की टंकी बोला जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे वॉल्व लगा हुआ है जिसको हम ड्रेन वॉल्व बोलते हैं। इस वॉल्व को हम खोल के सारी रेत को बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार हमारा ये फ़िल्टर साफ़ हो जाता है। चलिए किसान भाइयों, अब मैं आपको बताना चाहूँगी द्वितीयक फ़िल्टर। पानी हमारा प्राथमिक फ़िल्टर से होते हुए द्वितीयक फ़िल्टर में आता है। द्वितीयक फ़िल्टर में हम दो प्रकार के फ़िल्टर का उपयोग करते हैं। पहला हो गया हमारा स्क्रीन फ़िल्टर, दूसरा हो गया हमारा डिस्क फ़िल्टर। स्क्रीन फ़िल्टर में किसान भाइयों एक स्क्रीन लगी होती है अंदर, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इस प्रकार की स्क्रीन होती है। ये 120 मैश आकार की होती है, जिसमें 0.13 मिलीमीटर के छेद होते हैं। इसका उपयोग भी हम स्मॉल पार्टिकल्स के छानने के लिए करते हैं। जब पानी इसमें से होकर गुजरता है तो ये पूरी स्क्रीन गंदी हो जाती है। इसको साफ़ करने की प्रोसेस एकदम सिंपल है। इसको आप बाहर निकालिए और हाई जेट के पानी से इसमें प्रेशर से पानी दीजिए, सारी स्क्रीन साफ़ हो जाएगी। इसके साफ़ करने में एक बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इसको कभी ब्रश से साफ़ मत कीजिए, क्योंकि इसके छेद बहुत छोटे छोटे होते हैं। ब्रश से साफ़ करने पे इसके छेदों का आकार बढ़ जाता है, जिससे इसके छानने की क्षमता जो होती है वो घट जाती है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू।
देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जब किसी व्यक्ति को सफलता मिलती है तो उसकी सफलता की कहानी सबको मालूम होती है और सिर्फ सफलता ही दिखती है, लेकिन सफलता के पीछे की छुपी कहानी केवल वही व्यक्ति जानता है जिसने यहाँ का मुकाम हासिल किया है। ऐसे ही हमारे देश के कुछ कृषक हैं जिन्होंने परिश्रम, लगन और मेहनत के साथ एक नया मुकाम हासिल किया है अपनी कृषि में। ऐसे ही कृषक को हम लेकर आते हैं आपके सामने, जिन्हें कहते हैं सफल किसान। तो आइए आज भी एक सफल किसान से बात करते हैं और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। नमस्कार किसान भाइयों, आपकी मुलाकात हम एक ऐसे किसान से कराते हैं जिन्होंने अपनी सूझबूझ और कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कृषि के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त की है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है। हमारे साथ हैं गांव मोरटक्का, तहसील पुनासा, जिला खंडवा के श्री जगन्नाथ पटेल। पटेल साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। पटेल साहब, खेती बाड़ी के बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि आपके पास कितनी खेती है, कितने कैसे उससे सिंचाई करते हैं। मैं तो एक कृषक होने के नाते मैं शुरू से ही मतलब मेरी पढ़ाई के बाद में मैं खेती कार्य कर रहा हूँ और मेरे पास कम से कम 25 एकड़ ज़मीन है और मैं 25 एकड़ ज़मीन में खरीफ में मिर्ची और कपास की और सोयाबीन और मक्का की और इनकी खेती लेता हूँ। तो आपके क्षेत्र में क्या कपास व्यापक रूप से बोया जाता है? जी हाँ, वैसे निमाड़ में कपास को चांदी का कटोरा कहते हैं। अच्छा। और चांदी का कटोरा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। क्योंकि पहले जो हम परंपरागत खेती करते थे उसमें और आज के जो खेती करने का तरीका है जो हमारा, क्योंकि आप जैसे बीटी काटन, बॉल गार्ड कपास निकला हुआ है, तो इससे क्या है कि किसानों को इससे कम लागत में अधिक उत्पादन मिलता है। और इसका उत्पादन भी वैसे देखा जाए ना तो मैंने अपने पिछले साल अपने खेत पर 1 एकड़ में करीबन मतलब 15 से 18 कुंटल का एवरेज लिया है। और वास्तविक में बस इसकी सही देखरेख करना है, इस पर कीट ना लगे इसलिए मतलब हमको दवाई का छिड़काव करना है। ये सारी अगर विशेष बात ध्यान रखेंगे तो हम अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अभी आपने कम लागत में अधिक उत्पादन की बात की, तो कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको किसान भाइयों को करना चाहिए? कम लागत में अधिक उत्पादन के लिए सबसे पहले तो हम अपने खेत की मिट्टी की जाँच करवाएँ, क्योंकि मिट्टी की जाँच से हमें यह पता चलता है कि हमारे खेत में कौन से तत्व की कमी है। वैसे हमारे जो ज़मीन में है 16 तत्व होते हैं, हम कुछ ही तत्व दे पाते हैं जैसे नाइट्रोजन, डीएपी, पोटास, सुपर फास्फेट, जिंक। ये अगर हम सारे तत्वों को दें तो ये समझो कि किसान को पैदावार बहुत अधिक मात्रा में होगा। पटेल साहब, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पूर्व कहा है कि हमारे किसानों को स्वास्थ्य कार्ड मिट्टी का बनवाना चाहिए, तो आपने बनवाया, इसके बारे में आप जानते हैं? हाँ जी हाँ, मैं एक कृषक मित्र होने के नाते मैंने अपने गाँव में कम से कम 250 कार्ड अभी ग्राम सभा में बंटवाए और उसकी जांच हमने हमारे खंडवा ज़िले में एक प्रयोगशाला है वहाँ पे ग्राम सेवक के माध्यम से मिट्टी पहुँचाई थी और अभी हमने लोगों को बांटे तो किसानों के चेहरे पे एक चमक आ गई कि उन्होंने ये देखा कि अपने खेत में कौन से तत्व की कमी है। इससे क्या होगा कि किसान भाई कम लागत में अधिक उत्पादन ले पाएगा। पटेल साहब, आप बताएं, आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है? वैसे सर मैंने 91 में एमकॉम तक पढ़ाई की है और मेरा पढ़ाई करने का मुख्य उद्देश्य ही था कि मैं पढ़ लिख कर अच्छी खेती करूं। और अच्छी खेती करने का मतलब ये है कि मतलब कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेना,
किसान कॉल सेंटर से सलाह लेना, आपके प्रसार भारती जैसे दूरदर्शन केंद्र, इसमें कृषि दर्शन कार्यक्रम आता है तो उसको भी देखते हैं। उसमें कृषि वैज्ञानिकों की जो सलाह दी जाती है उसके माध्यम से हम अपने कृषि कार्य मतलब को और अच्छा बनाने के काम में हमारे एक कृषि दर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। पटेल साहब, अभी आपने कृषि दर्शन की बात की, ये किसानों का हितैषी चैनल है, इसमें कोई और आप सुझाव देना चाहेंगे? मैं कृषि दर्शन की पूरी टीम को सबसे पहले तो ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके इस चैनल के माध्यम से जो किसानों ने मध्य प्रदेश सरकार को चौथी बार कर्मण अवार्ड जो दिलाया है उसका श्रेय हम अपने प्रसार भारती को और दूरदर्शन केंद्रों को भी देना चाहते हैं और हमारे कृषि वैज्ञानिक भाइयों को भी देना चाहते हैं, साथ ही साथ हमारे सरकार को भी देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें इस चीज़ से अवगत करवाया है और हम उस चीज़ पे अवगत हुए और हमने सफलता हासिल की। धन्यवाद हम उन सभी किसान भाइयों को देना चाहेंगे जो कृषि दर्शन पर इतना भरोसा करते हैं और जिनके अथक प्रयास से हमारे प्रदेश को चौथी बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है गेहूं उत्पादन में। जी हमें एक और बताएं कि आप जैविक खेती के बारे में बताएं, परंपरागत खेती के बारे में बताएं। सर, पहले जो हमारे दादा परदादा जो काम खेती करते थे उसमें क्या है कि पहले पशुपालन बहुत करते थे और पशुपालन से हमें बहुत से फ़ायदे भी होते थे, क्योंकि पशुपालन का जो गोबर होता है, मलमूत्र होता है, वो हमारे जैविक खाद के रूप में होता है। साथ ही साथ हमें अपने घर पे दूध, दही और इसके बाद में अच्छे बछड़े जो होते हैं पशुओं के, वो हमारे कृषि कार्य में बहुत काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो जैविक खेती आज के दौर में हमें अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जैविक के बिना आप मतलब अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। पटेल साहब, आप हमारे बीच में आए, आपने आप जैसे किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी, कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा एक, खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक, फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का अंक। हमें उम्मीद है जिस प्रकार आपको हर अंक पसंद आ रहा है, हमारे ये अंक भी आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। कार्यक्रम में दी गई जानकारियाँ आपको कैसी लगती हैं, आप हमें पत्र द्वारा अवश्य सूचित करें, क्योंकि आपके पत्र ही हैं जो कि हमारे कार्यक्रम को और बेहतर बना सकते हैं। कार्यक्रम में पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन 462013। ईमेल भी नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल है कृषि दर्शन भोपाल mp@gmail.com। तो किसान भाइयों, अब समय हो चला है आज्ञा का, तो हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।